Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट सेकंड ऑफ द फिजिक्स थ्रू नोट सीरीज़. इससे पहले इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड पार्ट वन तो पहले आप पार्ट वन को देख लो, क्योंकि होल ऑफ दिस नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज़ पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, ताकि आपको सिस्टमेटिकली सारा कुछ समझ में आए. ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं दीज आर कंपाइल्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटीज़. एंड इसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह के वेग क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने सोली डिवीजन पर्पस के लिए बनाई है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू डिवाइस तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. नाउ लेट अस स्टार्ट. डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफेयर इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स. सेकेंड वन इज कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स वेवलेंथ. ठीक है, अब यहीं पे आ जाता है विबजियोर का फिनोमिनन. विबजियोर एज यू ऑल नो, V stands for violet, I for indigo, blue, green, yellow, orange and red. अभी violet जो होता है it has the shortest wavelength and maximum energy violet की होती है. On the same hand red के पास largest wavelength होती है, minimum energy होती है. ये red की largest wavelength होने की वजह से ही it is used in the traffic signals. Okay, so I hope कि ये clear हो गया होगा आपको. Now sun is visible to us a few minutes before the actual sunlight. ये phenomenon क्या होता है? This phenomenon is known as refraction of light. Also refraction of light से related some of the other phenomenons are sun and moon appear in elliptical orbit. Second is twinkling of stars in the clear sky. These both are due to the refraction of light. Blue color of the sky is due to scattering of light. Red color during the sunrise and sunset is also during the scattering of light. तो यहाँ पे बेसिक हमने एक चीज़ देखी कि सन जो है एंड मून इलेप्टिकल क्यों नज़र आता है इन इट्स ऑर्बिट. इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑल्सो जो ट्विंकलिंग होती है स्काई ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑन दी अदर हैंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है ब्लू कलर ऑफ द स्काई एज वी सी, and the red color of the sky during the sunrise and sunset. This phenomenon is based on the scattering of light. Now कॉन्केव मिरर के यूजेस यहाँ पे मैंने बताए आपको कहाँ कहाँ हमारा कॉन्केव मिरर यूज़ होता है. तो इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है थ्रू विच ही इज़ एबल टू सी आवर टीथ, कार की हेडलाइट्स में, एंड शेविंग का जो मिरर होता है, इन सारे मिरर्स में कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो द रियर व्यू मिरर ऑफ द कार और द साइड मिरर जिसको हम बोलते हैं, थ्रू विच जहाँ पे ये लिखा होता है मिरर में, द ऑब्जेक्ट विच अपीयर इन द मिरर आर क्लोजर एज दे अपीयर. ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है कॉन्वेक्स मिरर. दैट इज़ वाई साइड मिरर में हमारे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसी इमेज बनाता है? तो द इमेज क्रिएटेड इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. नाउ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर. कितनी इमेजेस बनती हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर? तो इनफाइनाइट हमारी इमेजेस बनती हैं. नाउ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ लाइट को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो इट कैन बी सेपरेटेड थ्रू प्रिज्म. नाउ रेनबो के फंक्शनिंग में कौन कौन से हमारे फिनोमिनन वर्क करते हैं? सबसे पहले तो देयर इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड थर्ड वन इज इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? सो व्हेन द वाइट लाइट इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कलर्स इट इज़ नोन एज डिस्पर्शन. ऑल्सो डिस्पर्शन हमारा कैसे होता है? इट इज़ थ्रू दी हेल्प ऑफ प्रिज्म. अब ये हमने देखा विबजियोर का जो फिनोमिनन हमें मिला था वो प्रिज्म से लाइट डेविएट हुई थी, उसके बाद वी गॉट दिस. नाउ एयर बबल इन द वाटर एक्ट्स लाइक अ कॉन्केव लेंस, whereas air bubble inside water behaves like a divergent lens. एंड डाइवर्जेंट लेंस को हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं एंड कॉन्केव लेंस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक है, ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, तो ये इट विल बी बेटर अगर आप इसको नोट कर लोगे अलग से. ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन. ठीक है, ये एज अ फैक्ट आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो.
रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन मिरर का दैट इज इनफाइनाइट। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ क्लियर विजन एक ह्यूमन बीइंग के लिए, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर, ठीक है, इट इज़ मेजर्ड, इसको डी एज ए डी भी लिखते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। नाउ इमेज हमारे आँखों में कहाँ फॉर्म होती है, तो इट इज़ फॉर्म्ड एट रेटिना, ठीक है। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। प्राइमरी कलर्स हमारे 3 होते हैं, दे आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। येलो नहीं होता है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर दी प्राइमरी कलर्स। नाउ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सो ट्रिपल पॉइंट is a point, temperature point at which all the solid, liquid and gases stay together। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है वो एक साथ रहते हैं। कन्वेक्शन से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, किसमें, तो लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है। एंड जो कंडक्शन होता है, सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। हमने देखा है, अगर ये एक सॉलिड बार है, ठीक है, इट इज़ कोल्ड, इसके साथ अगर हम प्लेस करेंगे एक हॉट बार, ठीक है, सॉलिड बार, तो हॉट से कोल्ड जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगी। दिस फेनोमेनन इज़ नोन एज कंडक्शन। स्टीम हैज़ मोर लेटेंट हीट, इसीलिए जब स्टीम से किसी को स्टीम लगती है या स्टीम के वेपर्स लगते हैं तो वो बर्न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फायर, ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज़ मोर। एट -40 डिग्री सेल्सियस बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर द सेम। अगर मैं बात करूँ 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है इट इज़ ट्वाइस ऑफ सेल्सियस, ठीक है, एट 160 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो सेल्सियस में इट इज़ 37.6। अगर मैं बात करूँ केल्विन में तो 310 केल्विन इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। एंड केल्विन से रिगार्डिंग एक फैक्ट याद रखना कि केल्विन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर इफ़ द क्वेश्चन इज़ स्लाइटली डिवर्स्ड इन एनी एंगल, तो सेल्सियस नेगेटिव हो सकता है, फ़ारेनहाइट नेगेटिव हो सकता है, बट वैल्यू ऑफ केल्विन इज़ नेवर नेगेटिव। इथिलीन ग्लाइकॉल, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स, ठीक है। कोल्ड के टाइम पे व्हेन दी जनरली डीजल इंजन्स में क्या होता है कि ये जो है वो सीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं इंजन, इनको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट इज़ व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स। जब ये एक्सपेंशन होता है ड्यूरिंग हीटिंग तो इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को हीट करते हैं और वो एक्सपैंड करती है तो वो उस सब्जेक्ट की या सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज व्हेन कास्ट आयरन, आइस, एंटीमोनी, बिस्मथ, ब्रास मेल्ट्स देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। जब एंटीमनी, ब्रास, बिस्मुथ एट्सेट्रा इनको हीट किया जाता है, इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जब सॉल्ट को हम ऐड करते हैं इन वाटर तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का इट इंक्रीजेज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। या तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, नहीं तो स्टेटमेंट एजर्शन में आ सकता है, बट ये आने की 100% चांस मेरे को लगते हैं, एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सॉल्ट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होता है। Now loss of water from the body through precipitation depends on the atmospheric temperature as well as the atmospheric humidity. Now अर्दन पिचर की अगर मैं बात करूं, जिसको मटका भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये कौन से फिनोमिनन पे वर्क करता है, तो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इवोपरेशन, जिसकी वजह से वाटर रिमेन्स कोल्ड, ठीक है। द फेनोमिनन अप्लाइज हियर इज इवोपरेशन। जेरिक कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, द कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी। नाउ हमारा ब्लड जो होता है वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू हुआ यहाँ से वेव मोशन का। सो लेट अस सी
अब साउंड वेव्स क्या होती है, दीज आर द मैकेनिकल वेव्स एंड साउंड वेव्स आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, एंड मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं इनको। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाती हैं रेडियो वेव्स, एक्स रेज, लाइट वेव्स, इंफ्रारेड, गामा रेज, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में आती हैं। बट साउंड वेव्स जो होती हैं दीज आर मैकेनिकल वेव्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अभी सितार जब बजाता है कोई सितार, द सितार प्रोड्यूसेस स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। नोट में यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन अ स्ट्रिंग मूव्स एंड वाइब्रेट्स देन द ट्रांसवर्स वेव्स आर फॉर्म्ड। अब मैंने ये नोट में इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ये समझ लेना, अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग्स हैं एंड वो स्ट्रिंग्स अगर वाइब्रेट करेंगी टू एंड फ्रो मोशन में देन ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप एलिमिनेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। वीडियो कैसी लगी, अगर मैं मतलब पूरी वीडियो पूरा फिजिक्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि PYQs में आए हैं और इसमें कवर नहीं हुए हैं तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन एनी सजेशंस इफ़ यू वांट। Now let us talk about long radio waves now, ठीक है। लॉन्ग रेडियो वेव्स और वायरलेस कम्युनिकेशन ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो दीज आर रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ आइनोस्फेयर, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। एंड ट्रोपोस्फेयर में ऑल द जेट्स एंड प्लेन्स फ्लाई, एंड जो एटमोस्फेरिक फेनोमेनन होता है ना, जो भी जेट स्ट्रीम्स हो गई या ट्रेड विंड्स होंगी, दीज जनरली ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है एंड आइनोस्फेयर में लॉन्ग रेडियो वेव्स या वायरलेस कम्युनिकेशन दैट हैपेंस इन द आइनोस्फेयर। नाउ नेक्स्ट इज साउंड वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में नहीं हो सकती है ट्रांसफ़र, ट्रैवल भी नहीं हो सकती है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इससे ये समझ लो कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, मे इट बी रेडियो वेव्स, मे इट बी गामा रेज, मे इट बी इंफ्रारेड, मे इट बी एक्स रेज, इनको ना तो मैग्नेटिक ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। नाउ कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड दे आर हाईली चार्ज पार्टिकल्स। अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स आपको दे दिए, तो ना तो कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं ना साउंड वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखते हैं रेडिएशन के बारे में। द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। द ट्रांसमिशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू अ मीडियम, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ नेक्स्ट इज एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। एल्बिडो इफेक्ट रिलेटेड है हमारे अर्थ के रिफ्लेक्टिंग फेनोमेनन से। और हाईएस्ट एल्बिडो की मैं बात करूं, हाईएस्ट रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है हमें, तो स्नो कैप माउंटेन होता है ना जो वाइट कलर का, वो सबसे ज़्यादा जो है वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, दैट फेनोमेनन इज नोन एज एल्बिडो। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इट इज़ मेनली हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी सन से जो लाइट्स आती हैं हमारे पास, सन से जो रेज आती हैं दीज आर शॉर्ट वेव लाइट्स, बट शॉर्ट वेव लाइट से हमारा जो अर्थ है वो हीट नहीं होता है। हमारा अर्थ जो है वो मेनली हीट होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कितनी वेलोसिटी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸। सुपरसोनिक वेव्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो दीज आर ऑल्सो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अभी आ गया हमारा चैप्टर वेवलेंथ का। अभी यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड ये जो चार्ट है ना यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा अगर 1 मार्क्स सिक्योर करना है तो। सबसे पहले तो आ गया हमारा रेडियो वेव्स, दूसरा हमारा आ गया माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड, विजिबल, देन यूवी, फिर आ गया हमारा एक्सरे एंड देन इज गामा रेज।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए, सबसे पहले रेडियो, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन यूवी, देन गामा रेज। और इसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इसकी एंड मिनिमम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट गामा रेज, तो मिनिमम वेवलेंथ होती है गामा रेज की एंड मैक्सिमम एनर्जी होती है हमारी गामा रेज की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एनर्जी वाइज इसको याद करोगे तो एक मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा रेडियो वेव्स है, देन हमारी आ गई माइक्रोवेव, देन आ गई इंफ्रारेड, देन आ गई विजिबल, देन आ गई यूवी, देन आ गई एक्सरे, देन आ गई गामा रेज। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो RMIVUXG। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये बगल के घर में काम चल रहा है तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो पार्डन मी। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरे इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, एक्सरे से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। रेडार यूजेस रेडियो वेव्स, रेडार में यूज़ होती हैं रेडियो वेव्स। अब मैं इंफ्रारेड की बात करूं तो इंफ्रारेड हमारी नाइट विजन एंड टीवी रिमोट्स में इंफ्रारेड यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूं तो इट वाज इन्वेंटेड बाय एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ इज़ हायर दैन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बस एक बार इसको गो थ्रू कर लो क्योंकि ये PYQ में आया हुआ है, UPPSC के एग्ज़ाम्स में आया था ये, तो इसको एक बार देख लेना। नाउ रॉन्टजन इन्वेंटेड एक्सरेज एंड एक्सरेज आर यूज्ड इन CT स्कैन। ठीक है, ये वीडियो में सारा का सारा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये देख रहे हो तो इसके बाद पार्ट 1 देख लेना, तो कंप्लीट फिजिक्स जो है वो हो जाएगी आपकी। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड एंड इट इज़ मिनिमम इन गैसेस। नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कितनी होती है, इट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। The pitch of the sound, it depends on the frequency. The astronaut cannot hear each other at moon. क्यों नहीं सुन सकते एक दूसरे को? Because there is no atmosphere on the moon. Audible range क्या होती है ह्यूमंस की? It is 20 Hz to 20,000 Hz, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 20 Hz to 20 kHz। ठीक है, अभी जो भी साउंड 20 Hz से कम है, ठीक है, एंड जो भी साउंड ज़्यादा है 20 हर्ट्ज से, एंड जो भी साउंड कम है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, इनकी भी एक कैटेगरी होती है और इन साउंड्स को ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। दीज आर अल्ट्रासोनिक, ठीक है, एंड सुपरसोनिक साउंड्स। नाउ सोनोग्राफी, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड। Bats fly during the nights because they produce ultrasonic waves and are guided by them। तो हमने देखा अल्ट्रासोनिक साउंड्स के ऊपर डिपेंड करती है सोनोग्राफी, एंड जो बैट्स दे आर एबल टू फ्लाई इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट इज ड्यू टू अल्ट्रासोनिक साउंड। नाउ इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, उसके बाद स्टेथोस्कोप में द साउंड ऑफ द हार्ट इज क्लियर। Now the decibel is used to measure sound. I have mentioned here the sound limits which are mentioned by the World Health Organization. रेसिडेंशियल एरिया में लिमिट होनी चाहिए अप टू द 55 डेसिबल्स, साइलेंट जोन में और कम होनी चाहिए, दैट इज़ 50 डेसिबल्स। इंडस्ट्रियल एरिया में साउंड का रेंज है इट इज़ 75 डेसिबल्स एंड कमर्शियल एरिया में इट इज़ 65 डेसिबल्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इमर्जिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा देन द स्पीड ऑफ साउंड विल ऑल्सो इंक्रीज, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेट मी हैव सम वाटर। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक फार्मूला याद रखना, अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने हैं या वॉट्स निकालने हैं, आवर्स निकालने हैं, तो आप इससे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज इक्वल टू वॉट इंटू आवर्स बाई 1000। अगर दो आइडेंटिकल बल्ब हैं और उनमें से मैक्सिमम लाइट हमें चाहिए उन दोनों बल्ब से, तो उनको एक पैरेलल कनेक्शन में हमें रखना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम लाइट।
If I talk about dynamo and turbines, these convert mechanical energy into electrical energy. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी किससे बनाई जाती है? तो दैट इज़ मोटर. डायनमो एंड टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी को बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऑन द सेम हैंड मोटर बनाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. नाउ द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस आर डायनमो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक मोटर. दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना. जो बैटरी होती है, बैटरी में जनरली सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज. एक तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए. एंड दूसरा, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये तो इजी है, ये तो आप बना ही लोगे. एसिड का नाम याद रखना विच इज़ यूज्ड इन बैटरी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इलेक्ट्रिक मोटर्स हमने देखा है, जब भी वोल्टेज लो होता है, घर में वोल्टेज लो आता है, देन जनरली द इलेक्ट्रिक मोटर टेंड्स टू बर्न. क्यों बर्न होती है? इट इज़ बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखी कि एक तो इलेक्ट्रिक मोटर लो वोल्टेज पे बर्न करती है. क्यों बर्न करती है? क्योंकि वो मोर करंट ड्रॉ करती है. पहला फैक्ट तो ये हो गया. एंड सेकेंड फैक्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. वॉट इज़ फैराडे कांस्टेंट? तो द फैराडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये बीपीएससी के एग्ज़ाम का पीवाईक्यू है, तो इसको इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे. निकल कैडमियम बैटरी जो है, इट इज़ जनरली यूज्ड इन कैलकुलेटर एज वेल एज ट्रांजिस्टर्स. नाउ tungsten is used in the filament of lightning bulbs. Now lightning contains tremendous amount of electric energy, ये तो पता ही होगा, and that is why trees वगैरह पे अगर गिरती है तो they burn. Now let us see the principle of fuse, जिस पे fuse काम करता है. It works on the heating effect of electricity. The fuse has a high resistance and low melting point. जो LEDs हैं, LEDs का फुल फॉर्म याद रखना, इट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट उनका प्रिंसिपल जिस पे वो काम करते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये भी ध्यान रखना. अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो अभी तक यू विल बी एबल टू टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. उसमें एक ऐड कर लेना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. हमारा जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है, इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जो एसी जनरेटर्स होते हैं उनमें स्लिप रिंग्स होती हैं, एंड डीसी जनरेटर्स में कम्यूटेटर होता है. नाउ रेक्टिफायर, इफ आई टॉक अबाउट रेक्टिफायर, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. मतलब एसी टू डीसी पावर को कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर. अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज़ ड्यू टू दी करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर. Now let us talk something about photovoltaic cells. These are also known as solar cells. अभी सोलर सेल्स को बनाने में सिलिकॉन का यूज़ होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है. इन एडिशन टू दिस, सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स. तो दिस इज़ ऑल. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ कंडक्टिविटी देख लेते हैं. व्हाट इज़ अ कंडक्टर? तो कंडक्टर इज़ अ लार्ज, कंडक्टर में क्या होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस ऑफर्स अ लो रेसिस्टेंस. सिल्वर की मैं बात करूँ तो इट इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर की मैं बात करूँ, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन. तो कन्फ्यूज़ मत हो रहा, आयरन में कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, कॉपर में ज़्यादा होती है. एंड कॉपर डज नॉट गेट्स ईजिली ऑक्सीडाइज अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशन. आयरन ऑक्सीडाइज होकर रस्ट हो सकता है, बट कॉपर नहीं होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई इलेक्ट्रिसिटी का बेटर कंडक्टर है कॉपर. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट थॉमसन्स इफेक्ट,
तो it is due to the temperature variation along a conductor, potential variation occurs along it. This is known as Thomson effect. If I talk about the superconductor, superconductor में ज़ीरो परमिएबिलिटी होती है एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है. जो सेमीकंडक्टर होता है उसके रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है व्हेन इट इज़ हीटेड. Electric conduction in a semiconductor takes place due to both electrons and holes. And silicon is used for making semiconductor. And silicon हमने ये भी देखा था is also used to make solar cells. देखो अभी इनको ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है इनका प्रॉपर रिवीजन का एक ही तरीका है. अगर आप BPSC दे रहे हो तो उसका भी एस्टिमेटेड डेट अराउंड 13 दिसंबर है एंड UPPSC की 22 दिसंबर है. ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना. इस वीडियो के साथ साथ आज रात तक या वीडियो पोस्ट होने के बाद मैं इसकी PDF चैनल पे डाल दूँगा. तो एक बार आप 1.5x पे लगा के वीडियो देख लो एंड उसके जस्ट बाद आप PDF पढ़ लो. एग्ज़ाम्स के पहले तक अगर आप 6 से 7 बार इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हो और अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट रह गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 60 to 70%, देखो ज़्यादा क्लेम नहीं करूँगा, 60 to 70% आप एलिमिनेट या इधर उधर करके आप कर लोगे. क्योंकि पेपर जो भी एग्ज़ाम्स का पेपर होता है ना वो PYQ पे ही एंड NCERT पे ही बेस्ड होता है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ. तो इसको एक बार पढ़ के छोड़ मत देना, वापस आके वीडियो देखना देन PDF पढ़ लेना. काफ़ी फ़ायदा होगा. जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो मुझे आप बताओगे कि हाँ सही में इससे फ़ायदा हुआ. नाउ लेट्स प्रोसीड. न्यूक्लियर फिज़िक्स देख लेते हैं. डिस्कवरी ऑफ मेसॉन वॉज डन बाय हिडेकी युकावा. डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन वॉज मेड बाय CD एंडरसन. Theory of energy production in suns and stars was given by H.A. Bethe. Scintillation counter क्या होता है? It is used to confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotope or not. जो energy of sun है it is produced through nuclear fusion and this is important. On the other hand, stars obtain their energy through nuclear fusion and gravitational contraction. ठीक है, स्टार्स में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है इट चेंजेस इनटू हीलियम एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. कैसे? थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन तो हमने देख लिया, अब न्यूक्लियर फिजन की बारी है. इसमें क्या होता है, हैवी एटॉमिक न्यूक्लियर स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ रफली इक्वल मास रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. मतलब एक न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाता है डिफरेंट पार्ट्स में. वहीं फ्यूजन में क्या होता है, 2 or more smaller atoms fuse together to form a heavier atom releasing large amount of energy. 2 plus more atoms combine to form a larger atom. ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन. हमने देखा स्टार्स जो एमिट करते हैं हीट, सन, ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑल्सो न्यूक्लियर फ्यूजन से रिगार्डिंग मैं बात बताऊँ तो टोकमक डिज़ाइन ये न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है. जितने भी टोकमक रिएक्टर्स हैं, एक तो अभी चाइना ने बनाया है द लार्जेस्ट टोकमक रिएक्टर एंड अभी साउथ कोरिया भी बना रहा है. तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि दीज टोकमक रिएक्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, तो आप हमेशा फ्यूजन मार्क करोगे. एंड दीज ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एन एटम बॉम्ब. सबसे पहली बात तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसमें जो चेन रिएक्शन होता है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन इट इज़ कंट्रोल्ड. ऑब्वियस ही बात है, एटम बॉम्ब में वो कंट्रोल नहीं होता है. दैट इज़ वाई इट कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन. रेडियो एक्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. अभी हमने देख लिया. न्यूक्लियर फ्यूल दैट इज़ अवेलेबल इंडिया इज़ थोरियम. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल और कौन कौन से हैं, यूरेनियम तो हमें पता है, प्लूटोनियम एंड थोरियम, ये भी सारे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं. अभी हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इन ड्यूटेरियम. ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है एंड दिस हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड टेलर. अब एनरिच्ड यूरेनियम क्या है? इट इज़ अ नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव U-35 आइसोटोप इज इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली. दिस इज एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें U-35 आइसोटोप को इंक्रीज़ कर दिया जाता है आर्टिफिशियली. ठीक है, नेचुरल यूरेनियम को इनरिच करके
ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, तो वो है लेड। ठीक है, अगर आपने शर्नोबिल डिज़ास्टर के बारे में नाम सुना होगा, जो कि प्रेजेंट डे यूक्रेन में है, कीव नदी के आसपास, वहाँ पे रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे पता न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लेड एंड ग्रेफाइट रॉड से ही पता चला था कि जो कोर है ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज़ ओपन। दैट इज़, वहीं से मैं ये फैक्ट लेके आया हूँ कि लेड से पता चलता है इट इज़ अल्टीमेट प्रोडक्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, महाराष्ट्र में, तारापुर पावर प्लांट, ऑल्सो कुडनाकुलम। इस पावर प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रशिया प्लस इंडिया ने बनाया है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, हैवी वाटर का वर्क क्या होता है, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फिज़िक्स पार्ट। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड अपनी सजेशन भी दे सकते हो, एंड ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको किस पे चाहिए, तो मैं अकॉर्डिंगली प्लान करके वो वीडियोस लेके आऊँगा। एंड डू लाइक द वीडियो। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है टू ब्रिंग वीडियोस, क्योंकि आप देखते हो। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को अगर बेनिफिशियल लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। ठीक है, लॉट ऑफ एफर्ट्स आई पुट इन दीज काइंड्स ऑफ वीडियो, तो अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना, इट विल गिव मी द required motivation to work harder. ठीक है, till then keep studying and thank you for watching the video.